अमेरिका शायद अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचोगे कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती भी कर सकता है जब उस टाइम पर वो कोल्ड वॉर को जस्ट जीतने ही वाला होता है और न्यूक्लियर वेपन का वो यूज करने वाले भी होते हैं। लेकिन अमेरिका लोगों के बारे में इतना ज्यादा पॉजिटिव कब से होने लगा? जब से उन्होंने इतनी ज्यादा वॉर्स की हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया और बहुत सी ऐसी वॉर्स भी करवाई और आज भी करवा रहा है। लेकिन वो इवेंट पता नहीं कैसा था कि अमेरिका ने उस मोमेंट पर कुछ ऐसा कर दिया जो शायद कभी भी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और द पैब्लो इंसिडेंट के बारे में जानने वाले। द पैब्लो इंसिडेंट क्या था, किस तरीके से इसको हैंडल किया गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जो ये पैब्लो इंसिडेंट है, ये पैब्लो एक शिप का नाम है जो हालांकि अमेरिका की थी लेकिन आज उसको नॉर्थ कोरिया के एक बंदरगाह पर रखा गया है, शोकेस कर दिया गया लोगों के आने जाने के लिए, देखने के लिए कि हाँ भाई ये एक शिप थी जो अमेरिका ने वहां पर स्पाई करके भेजी थी। ये एक जासूसी शिप थी, मतलब जासूस करने के लिए नॉर्थ कोरिया भेजी जा रही थी और साउथ कोरिया की मदद के लिए, और जापान ने भी इस शिप की मदद की थी नॉर्थ कोरिया में पहुंचने के लिए, घुसपैठ करने के लिए। तो टाइम था 1968। जो नॉर्थ कोरिया की क्योंकि आर्मी के मेंबर थे, उन्होंने अमेरिका के जासूसी जहाज पैब्लो को जब्त कर लिया था, यानी कि जबरदस्ती से उसको पकड़ लिया था और इसका पता भी लगा लिया था। क्योंकि नॉर्थ कोरिया इतना छोटा देश है, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है जितनी अमेरिका की, लेकिन अमेरिका फिर भी एक छोटे से देश से ये कह सकते हो कि प्रोग्रेस में हार ही जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि उस टाइम पर नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा था USSR यानी कि सोवियत यूनियन। उस टाइम पर कोल्ड वॉर जस्ट स्टार्ट हो चुका था जिस टाइम पेड़ की ये पैब्लो इंसिडेंट है। तो इसमें जब पैब्लो जहाज को 1944 में बनाया गया था, उसके बाद इसका जो एक्चुअल नाम था वो था MPAFP 344। इसका नाम ये रखा गया था। इसका यूज सिर्फ कुछ सामान को लाने और ले जाने के लिए ही किया गया था और चीजों के लिए इसको बनाया नहीं गया था, क्योंकि हैवी लोड इसके अंदर अगर डाला जाता तो ये खराब भी हो सकती थी, यानी कि काम भी नहीं कर पाती थी बहुत से टाइम। तो 850 टन तक का बोझ ये ले जा सकती थी। अब टाइम आता है 1966 का, इसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। अब इसको एक साइड रख दिया जाता है। अमेरिका भी इसको जो वॉशिंगटन का बेमरटन के पुगेट साइड पर शिपयार्ड में इसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। अब टाइम आता है नवंबर 67 का। पहली बार एक कप्तान और कुछ अनएक्सपीरियंस लोगों के साथ इसको स्पाई शिप्स का नाम करार देकर इसको नॉर्थ कोरिया भेजने की तैयारी की जाती है। नॉर्थ कोरिया में ये जब पर्ल हार्बर और जापान के योकोसुका नेवल बेस के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद इसकी मरम्मत के लिए जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब ये जापान आए थे तो बीच में इनका इंजन 180 बार खराब हुआ था और आगे भी लग भी नहीं रहा था कि ये शिप आगे जा पाएगा। पैब्लो जापान के डॉक पर पहुंच जाता है और वहां पर ये अपने बॉस यानी ये कह सकते हो अपने सीनियर से पूछता है कि अगर ये बीच में खराब भी हो जाए तो क्या हम इसमें TNT लगाकर यानी खत्म कर सकते हैं, ताकि इसमें जो भी प्रूफ है या सीक्रेट्स है उनको वहीं पर खत्म किया जा सके। लेकिन जो इसके सीनियर्स थे वो मना कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये पागल हो चुका है, ये अपने आप को ही खत्म करना चाहता है। लेकिन जो बूचर जो कप्तान था इस शिप का, वो एक्चुअली में सच कह रहा था, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो पकड़े जाने वाले ही थे। पैब्लो में बहुत सी ऐसी चीजें लगाई गई थी जो पैब्लो को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा था, पैब्लो शिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। पैब्लो शिप के अंदर 50 मिलीमीटर की तोप और एक 50 कैलिबर की मशीन गन डाली गई थी, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी नहीं क्योंकि उसके आसपास कोई प्रोटेक्शन वगैरह थी नहीं, शील्ड वगैरह नहीं थी। उसके अंदर छिपा कर लेकर गया था ताकि अगर कोई उनको पकड़ भी ले, थोड़े बहुत लोग हो तो उनको मार कर आगे जाया जा सके। तो उन्होंने बाद में उसको डेक में ढक कर रख दिया था। अभी टाइम आता है पैब्लो पर कब्जा करने का। नॉर्थ कोरिया पैब्लो पर कब्जा कैसे करता है? टाइम आता है जनवरी 1968 का। दोपहर का टाइम था और एक कोरियाई नॉर्थ कोरिया के कुछ मछली वाले इस 4000 गज में फैली पूरी शिप में जाने की कोशिश करते हैं। वो 30 गज तक जाते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाते क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद खतरा हो सकता है, वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम वो मछुआरे इन्फॉर्म कर देते हैं नॉर्थ कोरिया की आर्मी को, तो उसकी 31 मेंबर की एक टीम ज्यादा डीप नहीं जाती है, वो भी थोड़ा एरिया ही इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद वो भी वापस बाहर आ जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद एंट्री मारते हैं सोवियत यूनियन की एक स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट्स के साथ और कुछ नेवी के साथ वापिस आते हैं और वहां पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अटैक करने के बाद कुछ क्रू मेंबर्स बाहर निकल जाते हैं और एक क्रू मेंबर इसमें मर भी जाता है, क्योंकि वो क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा फोर्सफुली अटैक कर रहा था सोवियत यूनियन और उत्तरी कोरिया की कुछ फोर्सेस पर, तो उसको मार दिया जाता है। टोटल इसके अंदर 83 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन बाद में 82 क्रू मेंबर्स ही बच पाते हैं। अभी जैसे ही जो सोवियत यूनियन था वो अपने लड़ाकू विमान से वहाँ पर कुछ बम वगैरह डाल देता है। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज बची थी, वो था पैब्लो शिप। वो भी थोड़ा बहुत खराब कंडीशन में ही था, ज्यादा कुछ उसमें बचा भी नहीं था, मतलब
मतलब ये कह सकते हो कि ठीक ठीक है बचा था, इतना कि वो बस खड़ा रह सकता है और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंजन तो उसका पूरा खराब हो जाता है। अभी जब पेब्लो शिप खराब हो जाता है, अटैक होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब यहाँ से हमें निकलना होगा। वो निकलने की जब कोशिश करते तो 12 किलोमीटर तक ही समुद्र में अपनी शिप को ले जा पाते, लेकिन वहीं पर वो खराब हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनको वहां पर तुरंत पकड़ लिया जाता है और उनको घेर लिया जाता है। बूचर ने भी सोचा था कि अब वो जापान से हेल्प मांगेगा, लेकिन जापान ने उसकी मदद करने के लिए हामी कर दी थी, लेकिन जापान वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद वो 57 मिलीमीटर वाली विस्फोटक तोप के साथ गोले की बौछार करनी शुरू कर देते हैं नॉर्थ कोरिया। उस शिप को डुबाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन पेब्लो सोचता है कि वो मशीन गन से इन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ऐसा बूचर नहीं कर पाता है। और वो सोचता है कि इन सभी सीक्रेट्स को अब हम पानी में डाल देते हैं, तो पानी में उन सभी सीक्रेट्स को डाल देता है। उसके बाद कुछ चीजें उनकी सीक्रेट चीजें बच जाती हैं जो वो टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, क्योंकि तब तक उनको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ हथियार ही थे और कुछ नहीं था। गन्स वगैरह थी, वो उन्होंने ढक के रख दी ताकि उनके ऊपर कुछ संगीन आरोप ना लगे। बाद में बूचर को और उनकी टीम्स को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर उनको एक ऐसी जगह पर डाला जाता है जहाँ पर उनको ना तो कुछ खाने को ले दिया जाता है और ना ही कुछ पीने को जाता है। 4 या 5 दिन तक उनको वैसे ही रखा जाता है। अब बूचर जो इनका मेन लीडर था, उसको आत्मसमर्पण करना पड़ता है, को शिविर में डाला जाता है। अभी कुछ टाइम बाद वो चाहते हैं कि सच्चाई बताए। नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक थी वो चाहते थे कि सच्चाई बताए, लेकिन वो सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं था। डरा धमका कर बूचर को वो एक्सेप्ट कर लेता उन सभी चीजों को, और अमेरिका भी यहाँ पर लिखित तौर पर दे देता है कि हम माफी मांगते हैं हमने जो गलती की है उसके लिए। लेकिन फिर भी इनको बाद में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि टाइम आता है दिसंबर 1968 का। 42 बचे हुए बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। ये ठीक 11 महीने बाद होता है। अभी बात ये भी यहाँ पर निकल कर आती है कि अमेरिका यहाँ पर हार कैसे जाता है। अमेरिका शायद कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस इंसिडेंट के रूप में लोगों के सामने आए या फिर और देश उसको ऐसे तरीके से जाने, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी पॉलिसीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। नेवी को लेकर, आर्मी जैसी भी फोर्सेज है अमेरिका के पास, उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन उस टाइम पर चल रहा था कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट दोनों के बीच में कोल्ड वॉर इतना ज्यादा हाई था कि वो एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते थे। वो एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे, हर बार स्टेप बाय स्टेप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब इसमें यहाँ पर जीत हो जाती है यूएसएसआर की। यूएसएसआर जीतने के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका था वो अपना भाई छुपाकर मुंह वापस ले जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर इस ऑपरेशन को, जो क्लिक बीटल ऑपरेशन था, इसको ज्यादा हेविली नहीं लेता, वो इसको लाइटली लेता है, जिस वजह से वो यहाँ पर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही थी वीडियो। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नीचे PDF दे दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।